बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का लेक्चर अनन इम्तियाज़ मेरा नाम है। कम्युनिटी कॉलेज फॉर वुमेन सेटेलाइट टाउन बहावलपुर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा आज का लेक्चर बेस करता है फोर्थ ईयर फाइन आर्ट्स के लिए और हमारे आज के टॉपिक का नाम है माइकल एंजेलो के आर्ट वर्क्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे। इस आर्ट वर्क के अंदर माइकल एंजेलो के आर्ट वर्क्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त शो हो रहा होगा कि माइकल एंजेलो के आर्ट वर्क्स में कौन से मीडियम्स का मल्टीपल मीडियम्स थे जिनका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें मार्बल एक ऐसा मीडियम है जो कि सबसे ज़्यादा और बड़ी खूबसूरत तरीके से जस्ट एज हम किसी फैब्रिक को इस्तेमाल करेंगे, माइकल एंजेलो ने मार्बल को एज अपना मेजर मटेरियल इस्तेमाल किया था। द इटालियन आर्टिस्ट वॉज अ ट्रू रिनाइसेंस मैन। हम कह सकते हैं कि माइकल एंजेलो रिनाइसेंस का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, क्योंकि उसने जितने भी वर्ल्ड फेमस आर्ट वर्क्स डेवलप किए, जैसे सिस्टीन चैपल सीलिंग और आइकॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेविड एंड द पियाटा एंड द मोन्यूमेंटल मार्बल स्कल्पचर ऑफ मडोना क्रेडलिंग क्राइस्ट, ये वो तमाम स्कल्पचर्स हैं और मूजेस जो रिप्रेजेंट करते हैं एक आर्टिस्ट की मेंटल अप्रोच टूवर्ड्स हिज रिलीजन, टूवर्ड्स हिज आर्ट वर्क, टूवर्ड्स हिज अप्रोच एंड टेक्निक ऑफ यूजिंग द मीडियम इन ओन वर्ड्स। हम कह सकते हैं कि माइकल एंजेलो की वो स्टेटमेंट कि व्हेन आई सी द रॉक आई नो कि मुझे किस चीज़ को इसमें से आज़ाद करना है, दैट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड फॉर दैट स्टेटमेंट। माइकल एंजेलो के आर्ट वर्क्स जो कि हम आज बात करने वाले हैं, द नंबर 1 इज पियाटा एंड द नंबर 2 इज मोसेस। पियाटा बेसिकली हजरत ईसा और हजरत मरियम का आफ्टर डेथ एक खूबसूरत स्कल्पचर डेवलप किया गया, और इस स्कल्पचर की इतनी ज़्यादा अहमियत थी कि माइकल एंजेलो जैसे किसी भी चीज़ से ना फिक्र रखने वाले आर्टिस्ट को भी, या किसी चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो ना देने वाले आर्टिस्ट ने भी अपना नाम इस स्कल्पचर पे कार्व किया कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इसका क्रेडिट मुझे ना दिया जाए और मेरा नाम मुनहदिम हो जाए। पियाटा में रिनाइसेंस आर्ट वर्क है माइकल एंजेलो का, जो बिनरोटी का, जो कि सेंट पीटर बेसिलिका वेटिकन सिटी में मौजूद है इस वक्त। ये पहला नंबर ऑफ वर्क्स था जो कि सेम थीम के साथ इस आर्टिस्ट ने बनाया है, क्योंकि द स्टैचू वाज कमीशन फॉर द फ्रेंच कार्डिनल जीन डे बेल्डेस। इस आर्टिस्ट ये बेसिक स्कल्पचर फ्रेंच कार्डिनल जो जॉन ड्यू बेलहारिस ने कमीशन किया था, और वो रिप्रेजेंटेटिव थे रोम में इस वक्त वेटिकन सिटी के। और ये उस टाइम पीरियड का एक खासा था कि बड़े बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े लोग और उमरा अपने जीसस और क्राइस्ट को या अपने रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए कैथोलिक जो हमारे चर्चेज होते थे उनको सपोर्ट करते थे, और वहाँ के आर्ट वर्क्स इसीलिए मेजरली इतने बड़े पैमाने पर कराए जाते थे कि उनकी के पीछे सपोर्ट होती थी बड़े बड़े उमरा के। इसके पीछे आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर होगा हजरत मरियम आपको नजर आ रही हैं। अब देखिए एक माँ के एक्सप्रेशंस के जब उसका बच्चा मौत की तरफ बढ़ रहा है कैसे होते हैं, पहली बात। दूसरा, उस माँ के ये एक्सप्रेशंस के वो अपने बच्चे को किसी उम्र का भी इंसान हो जाएगा उसको गोद में लेके बैठी है, एंड शी यू कैन फील द फैब्रिक ओवर हर बॉडी, यू कैन फील द फैब्रिक ओवर हर हेड, यू कैन फील द एसेंस ऑफ कह सकते हैं दुख का जो एक अलम है ना, वो उनके बॉडी कर्व्स, उनके फैब्रिक के कर्व्स और उनकी चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशंस, ये सब अपनी मिसाल आप है। जीसस इस वक्त हजरत मरियम की गोद में है और उनके एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं। कितने खूबसूरत गुंदियाले बाल बनाए गए हैं, उनकी हल्की सी दाढ़ी अवेलेबल है और फीचर्स की खूबसूरती आपके सामने है। हैंड पोस्चर्स आप बहुत क्लोजली देख सकते हैं कि हजरत मरियम के हाथ का पोस्चर और हजरत ईसा के हाथ का पोस्चर कैसा है कि आप हाथों की एक गुलाई, और उनके हाथों के ऊपर जो नालैन लगाई गई थी या वो जो सुराख करने के लिए उनको जब स्लीब पे लटकाया गया था, तो वो सुराख भी आपको अवेलेबल नजर आएगा कर्सर के साथ अगर आप देखें तो। पियाटा crafted in the late 15th century,
Piazza remains one of the most beloved sculptures in the world. ये दुनिया के most beloved sculptures में consider किया जाता है. Here we can take a look at the piece in order to understand how it is iconography. No doubt it is a piece of iconography. हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की relationship की खूबसूरती, एक माँ और बेटे का प्यार, एक मौत के बाद माँ के एक्सप्रेशंस, हिस्टोरिकली उस चीज की अहमियत या उस वाकये की अहमियत, और आर्टिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसको लेजेसी की तरफ लेकर गए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है. माइकल एंजेलो ने ये 1.74 मीटर 1.95 मीटर विड्थ और लेंथ है. ये सेंट पीटर बेसिलिका में इस वक्त मौजूद है. 1498 से 1499 यानी एक साल के अरसे तक ये बनाया गया था और इसका मीडियम मार्बल है. Piazza was the end of the 15th century. Young Florentine Michelangelo Lidonovo Buonarroti ने इसको बनाया और renowned ability के साथ इसको, क्योंकि he was renowned for his ability to paint, to sculpt the biblical figures, यानी ये बाइबल के फिगर्स थे जिनको उसने स्कल्पचर्स की फॉर्म में डेवलप किया है. उनकी रियलिस्टिक एनाटॉमिकल फिगर्स की स्टडीज की हैं और कल्मिनेटिंग इन कमीशंस फ्रॉम रोम्स रिलीजियस एलीट, और ये कमीशंस थे रोम के रिलीजियस एलीट्स की तरफ से. क्लोजर व्यू ऑफ मैरी आपके सामने, आप बहुत क्लोजली हजरत मरियम के चेहरे और उनके बालों, उनके माथे पे पड़े हुए कपड़े के एक्सप्रेशंस देख सकते हैं. क्लोजर व्यू ऑफ जीसस, आपको हजरत ईसा के क्लोजर व्यू नजर आ रहा है. इन फैक्ट द feast was so celebrated that fearing he wouldn't be given the credit, Michelangelo, who is known for never signing his work, famously inscribed it with his name. ये फिगर इतना सेलिब्रेटेड फिगर था कि हजरत माइकल एंजेलो ने इन फिगर्स के ऊपर अपना नाम क्रेडिट किया था. हालांकि वो उन आर्टिस्ट में से मशहूर है जो इस बात से कि कभी परवाह ही नहीं की कि उनका नाम कैसे, उनके काम के साथ उनका नाम लगा है कि नहीं. जॉर्जियो वसारी जो कि उस वक्त के आर्ट हिस्टोरियन थे, he heroically attributed the piece to El Gobo, a Milanese artist. In response, Michelangelo कह सकते हैं कि वसारी ने, जो कि उस टाइम के पीरियड का कह सकते हैं कि आर्ट हिस्टोरियन था और उनका बायोग्राफर भी था, उसने ये पीस एल गोबो मेलानीज आर्टिस्ट के नाम कर दिया था कि ये उन्होंने बनाया है. जिसके जवाब में माइकल एंजेलो ने एक स्टेटमेंट दी थी और वो ये थी कि stood silent but thought it something strange that his labors should be attributed to another, and one night he shut himself in there, and having brought a little light and his chisels and carved his name upon it. Response माइकल एंजेलो का ये था कि उनको लगा the day उनको ये पता लगा कि ये एल्गोबो मेलानीज के नाम से एट्रीब्यूट कर दिया गया है. उन्होंने खामोशी से अपनी चिजल्स उठाई और उसके लाइट के अंदर उठाया और वह एक रात जाके अपना नाम उसके ऊपर कार्व कर दिया. Vasari included when the piece was completed in 1499. He met with praise. Contemporary painter, architect, writer, historian Michelangelo के biographer Giorgio Vasari ने among its most fine figure, it is certainly a miracle that a formless block of stone could never have been reduced to a perfection that nature is scarcely able to create in the flesh. And he concurred in the lives of the artist. द लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट नाम की किताब है जॉर्जियो वसारी की, जिसमें उसने बड़ी ही खूबसूरत एक स्टेटमेंट दी जो कि मैंने भी आपके लिए पढ़ी है. वो ये कि ये एक मिरेकल था कि एक फॉर्मलेस ब्लॉक ऑफ स्टोन में से एक परफेक्शन की हद तक नेचर का एक फ्लैश का एलिमेंट डेवलप किया गया और बहुत ही खूबसूरत ये एक आर्ट पीस डेवलप किया गया, जो कि नेचर भी शायद इतनी खूबसूरती से ना बना पाती जितनी खूबसूरती से माइकल एंजेलो ने बनाया था. वसारी ने पीस 1499 में जब कंप्लीट हो गया था, तो ड्यूरिंग द हाई रिनाइसेंस टाइम पीरियड 1490 to 1527, artists in Italy began to reject the unrealistic forms found in the figurative medieval art in favor of a more naturalistic approach. High Renaissance इटालियन आर्टिस्ट के लिए मोर अनरियलिस्टिक फॉर्म्स को खत्म करते हुए फिगरेटिव्स के अंदर naturalistic approach लेकर आना शुरू हो गए थे. And at the forefront of this trend, Michelangelo crafted sculptures that focused on balance, detail, and lifelike yet idealized approach to human form.
कह सकते हैं कि माइकल एंजेलो ने उसी चीज और उसी ट्रेंड को नजर में रखते हुए, जो कि 1490 से 1527 का हाई रिनाइसेंस का टाइम पीरियड था इटली में, he focused on the balance, he focused on the details and the lifelike idealized approach to the human form. पियाटा में द परफेक्टली रिफ्लेक्ट्स द रिनाइसेंस आइडियल्स। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर बैलेंस था। ही रेंडर्ड द स्कल्पचर एज अ पिरामिडिकल फॉर्म। पॉपुलर इन रिनाइसेंस स्कल्पचर एंड पेंटिंग कि द यूज ऑफ पिरामिडिकल कॉम्पोजिशन उस टाइम पीरियड की एक बहुत ही रिनाउंड और फेमस कॉम्पोजिशन थी, और आर्टिस्ट ने उस फेमस कॉम्पोजिशन को इस्तेमाल करते हुए of placing a scene or subject within an imaginary triangle aids the viewer as they observe a work of art by leading their eye around the composition. हम कह सकते हैं कि व्यूअर के लिए एक ऑब्जर्वेंट का एलिमेंट डेवलप किया गया। Such a silhouette also suggests stability. Michelangelo employed through the use of heavy drapery covering Mary's monumental form. और मैरी के जिस्म को कवर करने के लिए हेवी ड्रेपरी को मार्बल में कार्व किया गया था, और ये बहुत कमाल का आर्किटेक्ट एक स्कल्पचर है जो मैरी के ना सिर्फ एक्सप्रेशंस को कवर करता है, बल्कि कपड़े से उन्होंने ड्रेपरीज का और हेवी ड्रेपरीज का इस्तेमाल करते हुए हजरत मरियम और हजरत ईसा के स्कल्पचर को फॉर्म डेवलप की थी। आपको पिरामिडिकल कॉम्पोजिशन अपने स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इस पिरामिडिकल कॉम्पोजिशन के अंदर यू कैन सी वेरी क्लियरली कि हजरत मरियम के सर के ऊपर से पिरामिड स्टार्ट हो रहा है और उनके पांव और फिर उनकी ड्रेपरी तक ये पूरा जो एक पिरामिडिकल कॉम्पोजिशन का ट्राइंगल है ये कंप्लीट हो रहा है। मूजेस बाय माइकल एंजेलो। मूजेस है माइकल एंजेलो ने डेवलप किया है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्कल्पचर, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचर्स जो मूजेस डेवलप किए गए। मूजेस वर बेसिकली हजरत मूसा। हजरत मूसा को स्कल्पचर की फॉर्म में डेवलप किया गया, तो प्रॉफिट को बनाना एक बहुत बड़ी बात थी माइकल एंजेलो के लिए। आप क्लोजर व्यू देखेंगे मूजेस का, आपको नजर आ रहा है हजरत मूसा की दाढ़ी के खूबसूरत कर्व्स, उनके बालों के खूबसूरत वो, और उसके ऊपर एक अदद सींग जो उनको प्रॉफिटहुड की तरफ लेकर जाता है। मोर ओवर हिज आईज, हिज नोज, हिज हैंड पोस्चर्स, द ड्रेपरी ओवर हिज बॉडी, वो सब अपनी मिसाल आप है। ये वाइट मार्बल स्कल्पचर है। आप उनके हाथों में देख सकते हैं कि आपको किताब नजर आ रही होगी जिसको मुकम्मल करते हुए उनके बालों को, दाढ़ी को ही उन्होंने अपना पकड़ा है, और कपड़ों को पकड़ के जैसे उठने से पहले का एक पोस्चर है कि जस्ट ही इज अबाउट टू स्टैंड एंड ही इज कंप्लीटेड इट्स स्टडी। तो वो एक्सप्रेशन इस वक्त उनके चेहरे पर मौजूद है। फुल व्यू कि ये स्कल्पचर कहाँ मौजूद है और इसके इर्द गिर्द का पूरा मंजर कैसा है आप ये देख सकते हैं आपके सामने इस वक्त। किस तरह से हजरत मूजेस के साथ आपको 4 और स्कल्पचर स्टैंडिंग मेल और 2 स्कल्पचर्स फीमेल आपको नजर आ रहे होंगे इस पूरी आर्चेस के अंदर डेवलप हुए हुए। डिटेल्स में बेसिलिका डी सैन पेट्रो इन विनकोली ये लोकेट करता है, जो इटली में इस वक्त अवेलेबल है। इसके अलावा बिब्लिकल मूजेस है जिसकी डायमेंशंस है 235 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, यानी 92.5 इंचेस से लेके 82.6 इंचेस तक का ये बिब्लिकल स्कल्पचर है जो बेसिलिका सैन पेट्रो विनकोली के अंदर अवेलेबल है। अब हम पढ़ेंगे मूजेस क्या है। मूजेस इन इम्पोजिंग फिगर, he is nearly 8 feet high sitting down, and he has enormous muscular arms and an angry intense look in his eyes. हम कह सकते हैं कि मूजेस के जो एक्सप्रेशंस हैं ये एक बहुत बड़ा इम्पोजिंग फिगर था कि जो राउंड अबाउट 8 फीट हाई था, क्योंकि उसके मस्कुलर आर्म्स थे और उनकी आंखों में एक खास गुस्सा था और एक इंटेंस लुक थी उनकी आईज के अंदर। अंडर हिज आर्म्स ही कैरीज द टैबलेट ऑफ द लॉ। उनके हाथ में जो आपको किताब नजर आ रही है वो टैबलेट्स ऑफ द लॉ है, एंड द स्टोन्स इंस्क्राइब्ड विद द 10 कमांडमेंट्स दैट ही हैज जस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द गॉड ऑन Mount Sinai. You might marvel at Moses' horns. This comes from the mistranslation of a Hebrew word that described Moses as having rays of light coming from his head. अब द स्टोन इंस्क्राइब्ड की 10 कमांडमेंट्स थी जो गॉड ने माउंट सिनाई के ऊपर उनको दी थी, और ये वो टैबलेट जो उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है बेसिकली उन 10 कमांडमेंट्स के उसके ऊपर लिखी हुई है। दूसरा, आप देखेंगे कि मूजेस के सर के ऊपर आपको एक सींग नजर आ रहा है। ये मिस ट्रांसलेशन थी एक हेब्रू वर्ड की
जो कि डिस्क्राइब की गई थी कि मोजेस रे ऑफ लाइट लेने की वजह से उनके हेड के ऊपर ये जगह एक गोमर सा बन गया या एक छोटा सा सींग डेवलप हो गया, क्योंकि हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता था एक टाइम पीरियड में कि वो खुदा से या गॉड से बात करते थे। मोजेस 235 सेंटीमीटर का ये एक स्कल्पचर है। इट्स नॉट सिंपली सिटिंग डाउन, ये सिर्फ बैठे हुए नहीं है। उनकी लेफ्ट लेग जो है पुल बैक टू द साइड ऑफ द चेयर, जो चेयर से टच कर रही है, और ऐसे लग रहा है कि बस अब ये उठने वाले हैं। बिकॉज दिस लेग्स इज पुल्ड बैक, हिज हिप्स ऑल्सो फेस लेफ्ट, क्योंकि वो उठने वाले हैं तो उनके हिप्स और चेहरा जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग एनर्जेटिक फिगर, माइकल एंजेलो ने फोर्स ऑफ लाइफ डेवलप करने के लिए उनकी पूरी बॉडी के ऊपर फुल टॉर्सो को ऑपोजिट डायरेक्शन दे दिया है। यानी आपका चेहरा अगर लेफ्ट की तरफ रखा है तो आपकी पूरी बॉडी का पोस्चर राइट की तरफ कर दिया है, एक एनर्जेटिक और एक इंटरेस्टिंग डिलेमा डेवलप करने के लिए। सो ऑन हिज टॉर्सो फेसेस टू द राइट एंड बिकम द टॉर्सो फेसेस टू द राइट, मोजेस टर्न्स हिज हेड टू द लेफ्ट। अगर आपका टॉर्सो फेस राइट की तरफ था तो मोजेस ने उसका हेड जो है वो लेफ्ट की तरफ कर दिया है, एंड ही पुल्स हिज बेयर टू द राइट। Michelangelo managed to create an intense, energetic figure even though Moses is seated. इस पोस्चर के बावजूद कि मोसेस बैठे हुए हैं, इसके बावजूद इंटेंसिटी डेवलप की है, एक एनर्जेटिक फिगर डेवलप किया है, और उनके ड्रेपरी, उनके दाढ़ी के बाल, उनके फिगर एक्सप्रेशंस, उनके फीचर एक्सप्रेशंस, उनके बाल और उनकी हर चीज रिप्रेजेंट करती है। माइकल एंजेलो की डायनामिक फिगर ऑफ मोसेस वी हैव क्लियर सेंस ऑफ प्रॉफिट and his duty to fulfill the God wishes. Moses is not a passive figure from the distant biblical past. Moses कोई पुराना सा distant biblical past का figure नहीं है, but he is a living, breathing and present figure. हम कह सकते हैं कि Moses इस वक्त present figure वो हैं जो reflect करते हैं खुदा की will और उसकी सोच को. Most probably, thank you so much for the today's lecture. I hope so कि Moses or Pieta would more and more make you interested into the field of sculpture of Michelangelo. आज के लिए हमारा माइकल एंजेलो का टॉपिक खत्म, और अब नेक्स्ट क्लास में हम टिशन को पढ़ने वाले हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके लिए नए आर्टिस्ट के साथ आऊंगी, नए काम के साथ आऊंगी, और हम नई चीज़ों पर बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह।